हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताब है जो बताती है कि फिक्र करना कैसे आपके लिए नुकसानदायक है और इससे निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। काम शुरू करने के तरीकों, ढेर सारे एग्जाम्पल्स और असल जिंदगी की कहानियों के जरिए हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग आज से ही कम फिक्र करने में आपकी मदद कर सकती है। ये बुक समरी उन्हें जरूर सुनना चाहिए। कोई भी जो कम फिक्र करना चाहता हो, जो अपनी फिक्र करने की आदत से बेहतर तरीके से निपटना चाहता हो, कोई भी जिसे लगता है कि लोग उसकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी एक परफेक्ट सेल्फ हेल्प लेखक हैं। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें लगता था कि फिक्र करने की वजह से वह न्यूयॉर्क के सबसे नाखुश लड़कों में से एक हैं और वह अपने फिक्र करने की इस आदत को रोकना चाहते थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अमेजिंग बुक समरी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे स्ट्रेसफुल जॉब्स खतरनाक हो सकती हैं, ज्यादा फिक्र करना आपकी सेहत के लिए बुरा है। हर इंसान फिक्र करता है, जबकि हम में से कुछ ही लोग इस बात का एहसास करते हैं कि यह कितना खतरनाक है। ज्यादा फिक्र करना आपको बीमार बना सकता है। प्लेटो जानते थे कि दिमाग और जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि फिजिशियन मेयो ब्रदर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की आधी बेड ऐसे लोगों से भरी हैं जो फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, फिक्र और मायूसी से जूझ रहे हैं। अर्थराइटिस फिक्र की वजह से होने वाली बीमारी है, बल्कि अर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी वजह फिक्र से रिलेटेड है। अनस्टेबल मैरिज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत से मेडिकल केसेस से पता चलता है कि यह पागलपन और डायबिटीज को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे चारों तरफ फिक्र करने की कोई ना कोई वजह मौजूद है, खास तौर पर वर्क प्लेस में। हाई प्रेशर जॉब्स ज्यादा फिक्र देती हैं। शांत और स्टेबल जॉब के मुकाबले एम्प्लॉयर्स के बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। हाई प्रेशर जॉब्स से होने वाला स्ट्रेस दिल की बीमारी भी बन सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 1/3 बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिल की बीमारी, पेट के अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। दूसरी स्टडी से पता चलता है कि किसान के मुकाबले 20 गुना डॉक्टर की मौत हार्ट फेल होने की वजह से होती है। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेसफुल जॉब में हैं, तो जरूरी है कि इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, नहीं तो आप अल्सर जैसी सीरियस बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कंफ्यूजन से फिक्र होती है। फिक्र के सोर्सेस के बारे में जानिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आप कैसा फील करेंगे जब कोई संडे की इवनिंग में कहे कि मंडे की सुबह आपको टॉर्चर चेंबर में फेंक दिया जाएगा? क्या आप टेंशन में आ जाएंगे? यकीनन, लेकिन फिक्र से डील करने के रास्ते हैं। कोलंबिया कॉलेज के डीन हर्बर्ट ई. हॉकर्स का कहना है कि कंफ्यूजन फिक्र की सबसे बड़ी वजह है। उनका मानना है कि बहुत कम लोग फिक्रमंद होने पर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हर तरह की फिक्र से निजात पाने के लिए 3 स्टेप एनालिसिस को दुनिया के सामने रखा। कुछ ऐसा ही गैलन लिचफील्ड ने 1942 में किया, जब वह जापान क्यूपाइड शंघाई में फंस गए थे। उन्हें खबर मिली कि जापानी एडमिरल ने वह सामान खोज निकाला है जो उन्होंने जापानियों से छुपा कर रखा था। सजा के तौर पर उन्हें मंडे को जापानी पुलिस के खुफिया टॉर्चर चेंबर में फेंक दिया जाना था। लिचफील्ड को यह खबर संडे को मिली और वह सोचने लगे कि इस बारे में क्या किया जाए। उनका 3 स्टेप सॉल्यूशन कुछ इस तरह था। पहला, फिक्र की वजह को जानना। लिचफील्ड ने एक टाइपराइटर उठाया और उसमें अपने फिक्र की वजह लिख दी, जान निकल जाने तक टॉर्चर किए जाने की फिक्र। दूसरा, उन वजहों को एनालाइज कीजिए। लिचफील्ड ने लिखा कि वह इस बारे में क्या कर सकते हैं और अपने सारे ऑप्शन लिख लिए, जैसे कि भाग जाना, सफाई देना या ऐसे दिखाना कि कुछ हुआ ही नहीं है। तीसरा, फिक्र से निपटने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है, इसका फैसला लीजिए और करिए। लिंचफील्ड ने डिसाइड किया
कि वह काम पर ऐसे जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरे दिन तक जापानी एडमिरल शांत हो चुके थे और उन्होंने लिंचफील्ड को सिर्फ डांटा। आप समझ सकते हैं कि कभी कभी फिक्र को अच्छे से एनालाइज करना आपकी जिंदगी बचा सकता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि एक बार आपने अपनी फिक्र से निपटने का रास्ता चुन लिया तो उस पर अमल कीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद आप लगातार उसी के बारे में सोचते रहे हो? यह लोगों की आम आदत है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि क्या हमने सही काम किया या अभी भी रास्ता बदलने का वक्त हमारे पास है। हालांकि यह आदत आम है, लेकिन यह तब बहुत खतरनाक हो सकती है जब आप अपनी फिक्र को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हों। जब आप चिंता करने की आदत से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो फिक्र की वजहों के एनालिसिस से शुरू कीजिए। लेकिन जब एक बार आपने एनालिसिस कर लिया और किस रास्ते पर चलना है इसका फैसला भी कर लिया, तो दोबारा उस फैसले को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जब आपने कोई फैसला कर लिया तो उस पर अमल करिए और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हेजिटेट मत होइए, अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मत रुकिए। फैसले को लेकर जरा सा डाउट, फिक्र करने की आदत से उबरने के लिए की गई एनालिसिस और काम को बर्बाद कर सकता है। एक बार आपने किसी काम का रास्ता चुन लिया है तो दोबारा सोचे बिना उसी पर चलते रहिए, नहीं तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आज में जिंदगी गुजारिए, बीते हुए कल और आने वाले कल की फिक्र में मत रहिए। क्या आपने कभी बीते हुए कल या आने वाले कल की फिक्र में पूरी रात करवटें बदलकर गुजारी है? अगर हाँ, तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन कब तक पास्ट या फ्यूचर की फिक्र करना बेकार है? लेखक स्टीफन लेकॉक ने इस आदत को उस बच्चे के जैसे बताया है जो जब मैं बड़ा लड़का हो जाऊंगा की रट लगाए रहता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तो वह कहता है कि जब मैं मैरिड हो जाऊंगा, और मैरिड होने के बाद वह कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन रिटायर होने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह कितनी दूर आ चुका है, तो उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ खो दिया है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए ऐसी सैड लाइफ से बचने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। जैसे शिप में अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही प्रेजेंट पर ध्यान रखने के लिए आपको डे टाइट कंपार्टमेंट की जरूरत है। पास्ट की फिक्र और फ्यूचर की अटकलों से अपने आप को बचाइए। रूल बहुत सिंपल है, जो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होने वाला है वह प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। यकीनन आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिक्र करने की बहुत कम ही जरूरत होती है। फ्यूचर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यही है कि आप अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। जिसने इस सलाह का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया वह एक विधवा है जो गम और अकेलेपन की वजह से सुसाइड करना चाहती थी। एक दिन आर्टिकल पढ़ते हुए उसकी नजर एक कोट पर गई, एवरीडे इज न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। वह इस लाइन से इतना इंस्पायर हुई कि हर रोज इन्हें रिपीट करने लगी और आखिरकार उसने कामयाबी और खुशियां हासिल कर ली। बीता हुआ कल मर चुका है और आने वाला कल पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए इनकी फिक्र ना करें। इसके बजाय आप सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करें। इस चैप्टर में हम देखेंगे, जब भी आप परेशानी का सामना कर रहे हो, सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचें और वहां से सुधार करने की कोशिश करें। जब अर्ल पी हैनी नाम के एक शख्स से कहा गया कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर है, नजरिया साफ था। डॉक्टर ने उसे आराम करने और खाने पर ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन पॉसिबिलिटी जताई कि वह जल्द ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। हैनी ने इस पर ओवर रिएक्ट करने के बजाय अपनी किस्मत का लिखा माना। यह सिंपल आइडिया फिक्र करना छोड़ने के लिए मैजिकल 3 स्टेप अप्रोच का बेस है। अगर आप किसी चीज को लेकर टेंशन में है तो सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। सबसे खराब सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप अपनी जॉब खो देंगे, जेल जाना पड़ेगा,
या फिर मार दिए जाएंगे। हैनी के लिए यह धीरे से उसकी तरफ आ रही मौत थी। फिर सबसे खराब हालातों को एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ लम्हे के लिए मान लीजिए कि यही होने वाला है। हो सकता है यह उतना भी बुरा ना हो और आप इस सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल पाएं। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ ही लेंगे। एक बार जब आप सबसे बुरे हालात के बारे में सोचकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप काल्म फील करते हैं। हैनी के लिए सबसे बुरे हालात को एक्सेप्ट करना खौफनाक था। हैनी ने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि इसके लिए प्रिपरेशन भी की। उसने अपने बॉडी का कास्केट भी खरीदा ताकि उसकी बॉडी उसके फैमिली प्लॉट नेब्रास्का भेजी जा सके। आखिर में उन सबसे खराब हालात को सुधारने की पूरी कोशिश करिए। हैनी ने डिसाइड किया कि अगर उसे मरना ही है तो वह इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद उसने दुनिया घूमने का फैसला किया, कास्केट अपने साथ लेकर। उसने कॉकटेल्स पी, तरह तरह के खाने खाए। मॉनसून और टाइफून का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। हैनी ने गाने गाए, ढेर सारे दोस्त बनाए और जब तक वह घर लौटा वह अल्सर के बारे में सब कुछ भूल चुका था और उसने कास्केट भी वापस बेच दी थी। उसके बाद से वह कभी बीमार नहीं पड़ा। अफसोस करने में एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। अपने लिए लिमिट सेट कीजिए जिसके बाद आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। जब भी कुछ बुरा होता है तो हम में से ज्यादातर लोग उस बारे में लगातार सोचते और बिना वजह झल्लाते हैं, जबकि ऐसे हालात में लोगों से दूर जाकर सब कुछ ठीक हो सकता है। घबराना बेकार है। ऐसा करके हम अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे होते हैं। ऐसी किसी भी अनहोनी पर अफसोस करने से हम कैसे बच सकते हैं? इसका एक हैरतंगेज सल्यूशन जाने माने स्टॉक ट्रेडर की बताई गई स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस ऑर्डर में है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब है कि शेयर एक खास कीमत पर खरीदे जाते हैं। कुछ वक्त तक उसकी कीमत में डेवलपमेंट ऑब्जर्व की जाती है। अगर शेयर की कीमत गिर जाती है, जैसे कि खरीदी हुई कीमत से 10% कम हो जाती है, तो उसे फौरन बेच दिया जाता है। यह तरीका ज्यादा नुकसान होने से बचाता है, इसीलिए इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में सबसे बड़ा नाम रशिया के जाने माने लिटरेरी लियो टॉल्स्टॉय का है। टॉल्स्टॉय एक नाकाम शादी का हिस्सा थे, जहां पिछले 50 साल से दोनों ही एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के इन बुरे हालात को इनफ क्यों नहीं कहा। वह बड़ी आसानी से उस तकलीफ से निकल सकते थे जिसे वह सालों से सह रहे थे। स्टॉप लॉस ऑर्डर ग्रजेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। किसी से नाराज रहने में अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करना समझदारी नहीं है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता और लिंकन ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें तकलीफ पहुंचाई थी। इसलिए आज से ही उन सभी चीजों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए जो आपको तकलीफ और स्ट्रेस देते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइफ की पॉजिटिविटी पर फोकस करके खुश रहने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमारी सोच, एक्शन पर हमारे इमोशंस का असर होता है, लेकिन जैसा साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा, इमोशन और एक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन इसे इनडायरेक्टली अपनी सोच और एक्शन के जरिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। खुद को खुश रखने का एक तरीका अपने आप को खुश दिखाना है। अगर आप उदास और कमजोर महसूस कर रहे हैं तो एक बड़ी सी स्माइल कीजिए, सीटी जाइए। जब आप खुश और एनर्जेटिक एक्ट करेंगे तो उदास रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आपको बिना वजह खुश रहने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। खुश रहने का दूसरा तरीका यह है कि आप पॉजिटिव सोचें। रोमन एम्पायर पर राज करने वाले फिलोसफर मार्क ऑरेलियस ने कहा कि हमारी जिंदगी को हमारी सोच बनाती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप खुश महसूस करते हैं। इसलिए नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ पॉजिटिव पर फोकस करिए। उस औरत के बारे में सोचिए जिसे मोजावे डेजर्ट जाना पड़ा क्योंकि उसके हस्बैंड आर्मी ट्रेनिंग वहीं होनी थी।
शुरुआत में उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहाँ बेहद गर्मी थी, आसपास इंग्लिश ना बोलने वाले मैक्सिकन और हिंदुस्तानी ही थे और लगभग हर चीज में बालू होता था। लेकिन उसके फादर ने पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए कहा और उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसे वह रेगिस्तान पसंद आने लगा। जोशुआ पेड़, सनसेट और वहाँ के लोग सब अच्छे लगने लगे। अगली बार जब आप उदास हों तो अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, हो सकता है आप कामयाब हो जाएं। और अगर नहीं हुए तो कम से कम आप नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे। शुक्रिया की उम्मीद मत रखिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों की मदद कीजिए। आखिरी बार आपने किसी की मदद कब की थी? क्या वह शुक्रगुजार थे? और अगर नहीं तो क्या आपको इस बात से चिढ़ हुई? जब भी हम कोई दरियादिली का काम करते हैं तो हम सामने वाले की आंख में अपने लिए ग्रैटिट्यूड देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद रखना आपको मायूस ही करेगा। लोग एहसान फरामोश हो जाते हैं, यह ह्यूमन नेचर है, आप इसे बदल नहीं सकते। रोमन एम्परर मार्कस यह बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने एक दिन अपनी डायरी में लिखा कि वह सेल्फिश, घमंडी और एहसान फरामोश लोगों से मिलेंगे, लेकिन उन्हें हैरत नहीं होगी क्योंकि ऐसे लोगों के बिना दुनिया की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। एक और शख्स जो लोगों की सेल्फिशनेस के बारे में अच्छी तरीके से जानता था वह लॉयर सैमुअल लिबोविच थे। अपने पूरे करियर में लिबोविच ने 78 लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर की सजा से बचाया था, लेकिन कितनों ने उनका शुक्रिया अदा किया? किसी ने नहीं। जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो उनसे ग्रेटिट्यूड की उम्मीद मत रखिए, बल्कि खुद खुश होने की कोशिश कीजिए। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा, भले ही दूसरा आपको अप्रिशिएट ना करें। आखिर में याद रखिए कि ग्रेटिट्यूड सिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके बच्चे शुक्रगुजार नहीं हैं तो यह गलत है। उन्हें मिल रही चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सिखाइए। इस चैप्टर में हम देखेंगे, दूसरों से नफरत या उनकी नकल ना करें, आप जैसे हैं वैसे रहें। कांग्रेचुलेशन, आप अलग हैं। आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कभी इस दुनिया में कोई होगा। आपके जीन्स पूरी तरीके से अलग हैं। यहाँ तक कि अगर आपके और किसी और के पेरेंट्स एक हों, तब भी किसी के आपके जैसे होने की पॉसिबिलिटी 3 लाख बिलियन में एक है। इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि दूसरे की जिंदगी ज्यादा खुशनुमा है, लेकिन इस तरह जीना बेकार है। इसे बहुत अच्छा है कि आप अपनी अलग पहचान को पसंद करें और आप जैसे हैं, जो भी हैं, उसमें कंफर्टेबल रहने की कोशिश कीजिए। असल में किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश में बड़ा रिस्क है। अगर आप अपने आप को और अपनी खासियत को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अनलकी कोई और नहीं है जो किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखता है। न सिर्फ यह ख्वाहिशें आपको बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, बल्कि यह पॉसिबल पोटेंशियल का वेस्टेज भी है। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है कि जो लोग अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाते वह अपनी जिंदगी में सिर्फ 10% पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें यही पता होगा कि हमें अपनी एनर्जी का एक आइटम भी किसी और की तरह बनने की कोशिश में वेस्ट नहीं करना चाहिए। एडिथ हड इस वैल्यूएबल लेसन को समझ गई थी। बचपन के ट्रॉमा की वजह से अलेड बहुत नर्वस और कंफ्यूज थी। उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगता था कि उनके मुकाबले उसके हस्बैंड की फैमिली ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वह अपने आप को एक फेलियर सा महसूस करने लगी और वक्त गुजरने के साथ सुसाइड का सोचने लगी। किस चीज ने उसकी मदद की? एक दिन उसकी मदर इन लॉ ने बताया कि वह अपने बच्चों को रियल रहना सिखाती हैं, चाहे कुछ भी हो। इस बात से इंस्पायर्ड अलेड सोचने लगी कि असल में वह कौन है, ना कि जो ख्वाहिश वह दूसरों की तरह बनने की रखती है। अब वह इतनी खुश है जितनी वह कभी नहीं रही। लोग उसे ही क्रिटिसाइज करते हैं जिससे वह नफरत करते हैं। अपने खिलाफ किए गए क्रिटिसिज्म को तारीफ समझें।
क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को पब्लिक इतना क्रिटिसाइज क्यों करती है? इसकी वजह सिंपल है, लोग उसे नीचे दिखाने में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं जो उनसे ज्यादा कामयाब है। जिनसे हम नफरत करते हैं उनके महत्व को कम करने की कोशिश करना नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैरिजन करके हमें इम्पोर्टेंट फील होता है। इस ह्यूमन टेंडेंसी का एक्सट्रीम एग्जाम्पल वह लेटर है जो एक हेटफुल औरत ने लेखक को भेजा था। आखिर वह किसे टारगेट करना चाहती थी? साल्वेशन आर्मी के फाउंडर विलियम बूथ को, जिन पर उसने धोखेबाज होने का भी इल्जाम लगाया था। जाहिर है, एक पब्लिक फिगर की इमेज बर्बाद करके वह अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी। लोगों को उन्हें क्रिटिसाइज करने की आदत होती है जिन्हें वह पसंद करते हैं या जिनसे नफरत करते हैं, इसलिए ऐसे क्रिटिसिज्म को बेइज्जती नहीं, तारीफ समझिए। जैसा कि इंग्लिश में कहावत है, नो वन किक्स अ डेड डॉग, इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो समझ जाइए आप अपनी जिंदगी में कुछ ध्यान देने लायक अचीव कर रहे हैं। अगर आप ऐसा ही सोचना जारी रखें तो आपको एहसास होगा कि जितना ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया जाता है आप उतने ही इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल हैं। तो अगली बार अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाए तो बुरा मत मानिए, इसे तारीफ समझिए। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि थकान महसूस होने से पहले आराम करना सीखिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक थकान भरा दिन गुजारने के बाद आप लंच टाइम से ज्यादा लेजी हो जाते हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कामयाब लोग ऑफिस में एकदम थक जाने तक काम करते हैं। ऐसा सोचने वाले गलत हो सकते हैं। सिर्फ मेंटल वर्क आपको टायर्ड नहीं कर सकता। साइंटिस्ट का मानना है कि लगातार 12 घंटे मेंटल वर्क करने के बाद भी हमारा दिमाग नहीं थकता। तो इस थकावट की वजह क्या है? साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि थकान के पीछे की सबसे बड़ी वजह हमारे इमोशंस है। ऐसा मजा, एंटरटेनमेंट जैसे पॉजिटिव इमोशंस की वजह से नहीं, बल्कि बोरियत, घबराहट और तारीफ ना किए जाना जैसे नेगेटिव इमोशंस की वजह से होता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने पाया कि यह दूसरी तरीके से भी काम करता है। थकान से ज्यादा फिक्र और नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसलिए यह क्लियर रखिए कि थकान महसूस करने से पहले आपको आराम करना चाहिए, नहीं तो फिक्र और थकान आप पर हावी हो जाएंगे। जब आप रिलैक्स होते हैं तो कोई फिक्र नहीं होती और रेगुलर आराम इफेक्टिवली काम करने में आपकी मदद करता है। बेथलेहम स्टील में काम करने वाले फ्रेडरिक टेलर के बारे में सोचिए, जहां उसका टारगेट वर्कर्स से कार में तेजी से स्टील लोड करवाना था। आपको क्या लगता है फ्रेडरिक ने अपना टारगेट अचीव करने के लिए क्या किया होगा? उसने अपने वर्कर्स को दूसरे वर्कर से ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहा। 1 घंटे में 36 मिनट, असल में इसका रिजल्ट क्या होगा? इस तरह यह वर्कर्स उन वर्कर्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा लोड कर रहे थे, जिन्होंने इस तरीके से रेस्ट करके अपनी एनर्जी नहीं बचाई थी, सिर्फ तभी रेस्ट किया जब वह थक जाते थे। साइकियाट्रिस्ट और मिस्टर टेलर का दिया गया सबक इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता कि थकान महसूस करने से पहले आराम करिए और आपकी फिक्र कम हो जाएगी। ऑर्गेनाइज रहकर अपना काम एंजॉय कीजिए और स्ट्रेस से बचिए। आपकी नापसंद जॉब के अलावा जिंदगी में दुख के और भी बहुत बड़े रीजंस हैं। सक्सेसफुल होना अपनी जॉब को एंजॉय करने पर डिपेंड करता है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने इंडस्ट्रियल अमेरिका को बदलने के लिए दिन के 18 घंटे काम किए, उनका कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं किया, मेरे काम फन था। आपको वह काम नहीं करनी चाहिए जिससे आप नफरत करते हैं या फिर थोड़ा सा भी नापसंद करते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है। अपने पेरेंट्स की एडवाइस के बारे में आपको सोचना चाहिए क्योंकि वह आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए कि आपको किस काम में खुशी मिलती है।
फिल जॉनसन के फादर का लॉन्ड्रोमैट्स का बिजनेस था और उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा उसमें काम करेगा और फिर उसे पूरी तरीके से संभाल लेगा। लेकिन फिल इंटरेस्टेड नहीं था। इसकी बजाय उसने मैकेनिक का काम करने का डिसीजन लिया। फिल के फादर को उसके डिसीजन से बड़ी हैरत हुई, लेकिन फिल को मशीनों के साथ काम करके बड़ा मजा आता था। इसी इंटरेस्ट ने उसे बोइंग कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। मान लीजिए आपके पास पहले से ही कोई जॉब है, आप उसे कैसे एंजॉयबल और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं? इसका एक रास्ता ऑर्गेनाइज होना है। इनकम्प्लीट कामों से भरा डेस्क आपकी फिक्र को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर शिकागो के एक बिजनेसमैन की ही कहानी ले लीजिए। वह इतना नर्वस और फिक्रमंद थे कि उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने नोटिस किया कि ट्रीटमेंट के दौरान जब कोई डॉक्टर के पास किसी छोटे काम के लिए आता तो डॉक्टर उसे टालने के बजाय फौरन कंप्लीट कर दिया करते थे। बिजनेसमैन ने भी वही करना शुरू कर दिया और 6 हफ्ते के अंदर वह ठीक हो गए। बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। फिक्र करना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए घातक हो सकता है, इसलिए आपको इससे निपटने का रास्ता ढूंढना चाहिए। एक आसान तरीका यह जानना है कि आप फिक्रमंद क्यों हैं। इससे निजात पाने के लिए कोई काम सोचिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। दूसरों के बारे में फिक्र करने से बचने के लिए अपनी दरियादिली के बदले शुक्रिया की उम्मीद मत रखिए, अपने दिल में शिकायत मत रखिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं वह आपकी कामयाबी को लेकर अनकंफर्टेबल हैं। अपनी चिंताओं पर कंट्रोल पाने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। अगली बार आपके साथ कुछ बुरा हो, जैसे कि दोस्त से झगड़ा, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। कुछ वक्त उस बारे में सोचिए। अगर फिर भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों से और ऐसी चीजों से दूर हो जाइए। अब उनमें वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे बुरे हालातों को एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, यह सोचने से बचने की बजाय सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचिए। शायद वह इतनी भी खराब ना हो। आपको यह वीडियो लंबी लग सकती है। हम बुक के कंटेंट और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। धन्यवाद दोस्तों।